then I'll take up or we are live now. इंडिया कोविन एक्शन नेटवर्क आईकैन के सभी व्यूअर्स को नमस्कार। आज हमारे बीच में डॉक्टर राजीव कुमार, उपाध्यक्ष नीति आयोग, हमारे साथ हैं। बहुत से वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, वॉलंटियर्स और बहुत से दूसरे लोगों ने प्रश्न पूछे हैं राजीव सर से, और मैं रवि पोखरना आप मेरे माध्यम से आप सभी के प्रश्न राजीव सर से लेने वाला हूं। सबसे पहले मैं रविंद्र साठे जी, रामभाव मंडल की प्रबोधिनी के महासंचालक, उनसे निवेदन करता हूं कि आप डॉक्टर राजीव कुमार का आईकैन की तरफ से फॉर्मली उनको वेलकम कीजिए और दर्शकों के लिए या व्यूअर्स के लिए उनका छोटा सा एक परिचय करके दीजिए सर। धन्यवाद रवि जी। आईकैन के माध्यम से सभी श्रोताओं और खास करके आज के जो विशेष अतिथि है आदरणीय राजीव कुमार जी, आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। वैसे डॉक्टर राजीव कुमार जी के बारे में बताना है तो आप 1 सितंबर 2017 से नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, एक जिम्मेदारी लेकर। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम सब जानते हैं कि यह एक कैबिनेट मंत्री के दर्जे का पद है। डॉक्टर राजीव कुमार पूना में जो एक प्रसिद्ध संस्था है गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, इसके भी आप एक कुलपति है। आप पूर्व में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस में आप सीईओ रह चुके हैं। सीआईआई के आप चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं और फिक्की के आप सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं। आप एक विशेष अर्थतज्ञ है। आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में आपने डिफिल किया है। आप राजीव कुमार जी, आप हमारे निमंत्रण पर आए और बहुत अच्छा लगा, आपने हमें प्रोत्साहित किया। आपका फिर से एक बार हृदय से स्वागत करता हूं और प्रारंभ में ही आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू साठे सर। राजीव सर, थैंक यू सो मच अगेन। आपको मालूम है कि इंडिया कोविन एक्शन नेटवर्क, जो कि मार्च अंत में शुरू हुआ, कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन सरकार ने लगाया और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी समस्याएं भी लोगों को आई, और उसके लिए स्वयंसेवी संस्थानों का एक समूह और वॉलंटियर्स, हर एक इंडिविजुअल भी, जिनको सबको एक मन में था कि हम दूसरे लोगों की मदद करें, ऐसे सारे लोग इकट्ठा हुए और उन लोगों के माध्यम से आईकैन नाम के इस प्लेटफॉर्म के तहत हम लोगों तक पहुंच रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। और आईकैन कॉन्वर्सेशंस भी लगातार 1.5 महीनों से चल रहा है और इसी पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचकर और उनके मन में जो प्रश्न है उनके जवाब उन तक ला रहे हैं। तो आप आईकैन कॉन्वर्सेशन पे आज आए और लगभग 1 घंटा हम सब लोगों के साथ बिताएंगे, उसके लिए बहुत धन्यवाद। अभी लाइव बहुत सारे एनजीओज, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं और लगभग हमें 50 से 60 क्वेश्चंस वीडियो फॉर्मेट में आए हुए हैं और उसके बाद बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस हमें फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी लोगों ने पूछे हैं। क्वेश्चंस हैं, सजेशंस हैं, रिक्वेस्ट्स हैं। तो सर, हमारी टीम ने ये जो पिछले 2 दिन में जो प्रश्न आए हैं, उन क्वेश्चंस को कैटेगराइज करके इनको 3 फॉर्मेट्स में, 3 स्लॉट्स में डाला है। और मैं चाहूंगा कि अगर आपकी अनुमति है तो आज का जो हम ये इंटरेक्शन का दौर है वो भी इन 3 स्लॉट्स में करें, जिसमें पहले हम आपसे स्वयंसेवी संस्थानों और वॉलंटियर्स का जो रोल रहा है इस कोविड-19 के पीरियड में या लॉकडाउन के पीरियड में, उसके बारे में आपको अवगत कराना चाहेंगे और आपसे उसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। कुछ लोगों ने उसमें आपके लिए कुछ बाइट्स, मैसेजेस भी दिए हैं, तो ऐसे सेलेक्टेड कुछ बाइट्स हम आज प्ले भी करेंगे आपके लिए। सेकेंड फेज में हमारे इंटरेक्शन के लिए सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा था जान भी जान भी, तो यानी कि हम लोगों की लाइफ की भी चिंता करेंगे और इकोनॉमी के स्लो डाउन होने से उनके रोजी रोटी भी नहीं जाए, उसकी भी एक चिंता हम करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री सेगमेंट्स हैं जिनके एसोसिएशन के प्रमुखों ने हमें लिखा है और हमारे माध्यम से वो आपसे पूछना चाहते हैं। काफी सारे सवाल और सुझाव भी हैं। तो सेकंड हम फेज में वो भी लेंगे और अंत में आत्मनिर्भर भारत, उसमें एनजीओज और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्या है, तो तीसरे फेज में हम वो लेंगे। तो सर, आपकी अनुमति से मैं पहले फेज में शुरू करना चाहता हूँ। तो बिल्कुल रवि जी, थैंक यू। और सौभाग्य है मेरा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आ पाया और आपका जो ये आईकैन ने जितना काम किया है उससे मैं काफ़ी अवगत भी हूँ, इसलिए आपका बहुत बहुत आपको बधाई, मुबारक। और अब ये भी तो लड़ाई अभी तो चल रही है, तो उसको हम लोग साथ और आगे चलाते रहेंगे।
बिल्कुल शुरू करें। धन्यवाद। हाँ सर, सो काइंड ऑफ यू। तो सर पहले सेगमेंट में वॉलंटियर्स और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओ या स्वयंसेवी समूह, इन लोगों का जो रोल रहा, तो इस पे काफी रिपोर्ट्स भी आई और काफी बातचीत भी हुई। सरकारों ने तो ऑफ कोर्स बहुत काम किया है इस पूरे लॉकडाउन के पीरियड में, और जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने जो पत्र लिखा राष्ट्र के नाम, उसमें लिखा उन्होंने कि बहुत समस्याएं लोगों को आई, लेकिन हम एक डिजास्टर को प्रिवेंट करने के लिए ये समस्या हमें सहन करनी भी जरूरी थी। तो इसलिए बहुत सारा एक सिटीजन ग्रुप भी आगे बढ़कर आया कि लोगों की समस्याएं कैसे कम की जा सकती है। इनमें से काफी सारे एनजीओज ने जिन्होंने इस दौरान काम किया है, लोगों तक भोजन पहुंचाया है, उन सबके भी हमारे पास डिटेल से आपके पास भी होगी। उनमें से कुछ चयनित हम आज प्ले करने वाले हैं। सबसे पहले अक्षय पात्रा के सीईओ श्रीधर वेंकट जी का ये मैसेज में। Hi, Dr. Rajiv Kumar. Thank you for giving this opportunity to the Akshay Patra Foundation. We at Akshay Patra have been aiding the union government and the various state governments' efforts in fighting this corona pandemic, especially the hunger issue across the country. So far, in the last 57 days, we have served over 57 million meals to the needy across the country. We have adopted a two-pronged approach. We have given grocery boxes which serves 2 adult meals for 21 days. This is ration. And we have also given cooked meals to the needy across the country. We have got tremendous support from the various state governments, volunteers, the corona warriors, and corporates and individuals in this initiative. We would like to thank each one of them. And we at Akshay Patra are ready to further support the government in fighting this pandemic. Thank you so much. Namaskar, I am तो सर representing part of श्रीधर वेंकट जी को, सीईओ अक्षय पात्रा को हमने सुना। जैसा कि हमने सुना, पिछले 57 डेज में एज ऑफ 27 मई 4,92,00,000 लोगों को कुक्ड मील्स या ग्रोसरी बॉक्सेस पहुंचाने का काम अक्षय पात्रा ने किया है। इसी तरह से इसी चरण में दूसरा सर आपको ध्यान में होगा कि आर्ट ऑफ लिविंग और IAHB ने साथ में मिलकर 8 करोड़ लोगों तक भोजन पहुंचाया है, 25 लाख फैमिलीज तक। हम उनके सीईओ श्री मिस्टर हाथी, उनसे भी उनका भी बाइट अभी जस्ट लेंगे। Namaskar, I am Darshak Hathi, representing Art of Living and IAHB. Here I would like to inform that since last 2 months we are doing a campaign called I Stand With Humanity for Daily Wage Workers, and we have reached out to almost 25 lakh families all over the country. We have supplied more than 8 crores of cook meal, PPE kits, ration kits, and various medical aid. Put together about 40 crores of material we have supplied. And here also I would like to extend all my support to Dr. Rajiv Kumar and the Niti Aayog that we are committed to fight against the COVID. As of now, more than 10,000 volunteers are working on ground for this relief work all over the country. We have also started service for the mental health to support the laborers and all those who are affected by it, and will continue to do so for the coming months. तो सर जैसा कि हमने सुना, आर्ट ऑफ लिविंग ने भी पिछले 1.5-2 महीने में लगभग 8 करोड़ मील्स 25 लाख परिवारों तक पहुंचाई। पीपीई किट्स, मास्क, ग्लव्स आदि डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी किया। इसी में सर, इसी क्रम में तीसरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके बारे में भी हमें जानकारी है। एज ऑफ 20 मई 8.25 करोड़ मील पैकेट्स और राशन किट्स पहुंचाए गए और 5 लाख वॉलंटियर अभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के काम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी संस्थान जिनके बारे में हम यहाँ पर बाइट नहीं ला पाए, इस्कॉन, ईशा फाउंडेशन और बहुत सारे छोटे छोटे NGOs, ये सब लोग भी काम कर रहे हैं। और आज आपके माध्यम से ये सब लोग भी सुनना चाहेंगे, कुछ मोटिवेटिंग वर्ड्स आपके सुनना चाहेंगे। सर इनके अलावा ये जो कुछ संगठन थे जो कि कुक्ड मील्स पहुंचाने का काम कर रहे थे, उसके अलावा भी बहुत सारे नए इनोवेटिव यूनिक चीजें भी देखने को मिली। जैसे RSS का ही जन कल्याण समिति ने, आपको जानकारी में भी होगा कि पुणे में जन कल्याण समिति ने इतने बड़े नंबर में लोगों की टेस्टिंग की। उसके भी सुनील खेड़कर जी का एक छोटा सा बाइट है जो मैं प्ले करना चाहूंगा।
नमस्कार, मैं सुनील खेड़कर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जन कल्याण समिति पुणे महानगर का कार्यकर्ता। 28 अप्रैल से 18 मई के दौरान पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पीपीसीआर के सहयोग से आरोग्य रक्षा सेवा अभियान का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत 368 डॉक्टर्स ने 1016 स्वयंसेवक भगिनों के साथ रेड जोन में रहने वाले नागरिकों की वैद्यकीय जांच की, उनको प्रतिबंधात्मक होम्योपैथिक दवाई दी, उनको प्राथमिक वैद्यकीय सहायता भी की। लगभग 2000 संभाव्य कोरोनाग्रस्त रुग्णों के नाम पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिए गए। 168 हॉटस्पॉट से 23,000 घरों से 1,02,000 से अधिक नागरिकों को यह सेवा दी गई। इसके कारण नागरिकों का मनोबल बढ़ा और रुग्ण संख्या और मृत्यु दर कम होने के लिए मदद हुई। धन्यवाद। तो सर, जैसा कि हमने देखा, जन कल्याण समिति ने लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों का ग्राउंड लेवल पर जाकर और टेस्टिंग की। हालांकि ये काफी बाद में न्यूज मीडिया ने कवर भी किया, पर इस तरीके के काम भी काफी एनजीओज ने किए। सर, ये तो रहा एनजीओज का काम। उसके अलावा भी हमने देखा कि इंडिविजुअल्स, कुछ इंडिविजुअल्स की भी स्टोरीज आपके ध्यान में आई होगी। वो भी इतनी इंस्पायर करने वाली स्टोरीज थी। वैसी ही एक स्टोरी, वैसे हालांकि हम इस तरीके की स्टोरीज आईकैन कॉन्वर्सेशन पे लेते रहते हैं, पर एक ऐसी इंस्पायर करने वाली स्टोरी मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। सर, उड़ीसा के धानेश्वर जैना, जो अभी उधना सूरत में रहते हैं, उनके परिवार ने करीब 1.5 लाख रुपए इकट्ठा किए अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए। जब उन्होंने देखा कि उड़ीसा के उनके सारे भाई बंधु पलायन कर रहे हैं, तो उन्होंने उनसे निवेदन किया कि आप लोग यही रुकिए, और उन्होंने अपना 1.5 लाख सारा खर्च करके किचन सेटअप किया। शुरू में 150-200 लोगों का भोजन देने के लिए। देखते ही देखते पूरा समाज इस समूह में जुड़ गया, और आज वो लगभग 40 दिन से रोज 1200-1300 लोगों को भोजन दे रहे हैं। उनका भी एक छोटा सा बाइट मैं प्ले करता हूँ। मैं धनुष जैना सूरत उधना से बोल रहा हूँ। मैं एक आरएसएस का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जब से कोविड-19 का महामारी चालू हुआ, लॉकडाउन से 26 तारीख से हमने खाना बनाना चालू किया था। जो पैसा मेरी बीवी ने मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए रखा था, वो पैसा मैंने लगाया था। उसके बाद धीरे धीरे संख्या बढ़ते गए। 500 से चालू किया था, बढ़ते गए तो 2000 भी जुड़ते गए, जिसकी वजह से 3500 से 4000 आदमी का खाना का व्यवस्था रोज। तीसरा लॉकडाउन जब हमने पूरा किए, आज लगभग 3500 से 4000 जब तक पूरा हुए तब तक ठीक था। उसके बाद गाँव जाने के लिए पब्लिक की तकलीफ समस्या आई, उसने आके घर पे पहुंचे। फिर हमने गांव कलेक्टर साहब से बात करके ट्रेन चालू हुआ, जिसकी वजह से रोज की 1 ट्रेन मेरे को मिल रहा है। इसमें से 10 ट्रेन हमने भेजे, लगी तकरीबन हमने 16,000 को गांव भेज दिए। तो सर, ऐसे बड़े यूनिक से एग्जाम्पल है। और एक अंतिम एक बाइट में आपको और शो करूंगा, और इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल भी मैं आपको साइट करना चाहता हूँ। मुंबई में भी लगभग रोजाना 40 दिन से 1 लाख लोगों को केशव सृष्टि के माध्यम से भी, जहाँ प्रबोधिनी का कैंपस सिचुएटेड है, लगभग 40 दिनों से रोज 1 लाख लोगों को भोजन पहुंचाया जा रहा है। और अंत में आईकैन के बारे में भी जैसी आपको जानकारी है, उसका भी एक छोटा सा बाइट मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। राजीव जी, दिस इज डॉक्टर अमित टटेजा फ्रॉम कनेक्टिंग ड्रीम्स फाउंडेशन। We, along with Rambhau Malgi Prabodhini, initiated a platform called ICANN almost 2 months back. The purpose of the platform was to connect help seekers with help givers. Soon, this platform became a movement, and we were joined by various voluntary sector organizations and volunteers pan-India, and we are now operational in almost 28 states. With the help of this platform, we were able to solve challenges around food supplies, medical supplies, transportation, and we were able to help more than 4 lakh people till now. Going forward, we will be working towards Atmanirbhar Bharat. Thank you. थैंक यू सर। आपने पेशेंटली ये सब सुना। जैसा मैंने आपको कहा कि हमें लगभग 50 से ज़्यादा वीडियोस और लगभग 100-150 इस तरीके के मैसेजेस भी आए हैं। उसमें से कुछ सेलेक्ट करके हमने आपको शो किए, और मेरे ख्याल से सभी एनजीओज का या वॉलंटियर्स का इस सब को शेयर करने का पर्पस था कि क्या सरकार में जो लोग हैं उन्हें भी जानकारी है कि इस तरीके से स्वयंसेवी समूह लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। इस लॉकडाउन पीरियड में सबने काम किया। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ यू से अ वर्ड, एवरीबॉडी विल बी मोटिवेटेड। बहुत बहुत धन्यवाद रवि।
एक तो ये सब आपने मुझको इतनी अवगत कराया इससे, और ये मुझे अवसर दिया कि मैं लोगों से बात कर सकूं। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज मैं जो देखता हूं कम से कम यहाँ पर, कि पूरे बहुत ज़्यादा नकारात्मकता मीडिया में फैली हुई है, और इतनी ज़्यादा नकारात्मकता है कि लोग हताश हो जाते हैं, और वही इमेजेस बार बार कुछ लोग, और कई मीडिया पे जो है वो रिपीट की जाती है, यहाँ पर भी, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी, बाहर के मीडिया में भी। और ये जो आपने दिखाई है मुझे आज, ये जो बात, ये जो यथार्थ आपने दिखाया है, जिस तरह से हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो आगे बढ़ के काम उन्होंने किया है, वो बड़ा दिल अच्छा करने वाली खबरें हैं, दिल अच्छा करने वाली इमेजेस हैं। और मुझे ये, मैं आपको बधाई इसलिए दे रहा हूँ कि कम से कम आप इन बातों को मुझसे और बाकी सब फेसबुक लाइव में जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, इस समय उनको दिखा रहे हैं। और मेरी प्रार्थना आपसे ये है कि इसको आप जितना ज़्यादा इसको आप प्रोपिगेट कर सकें उतना अच्छा है, क्योंकि ये बात तो है, लोगों को पता लग रहा है, ये बता रही, मगर अभी तक वो जो हमको नैरेटिव में जो जिन लोगों का अपना बिल्कुल स्वार्थहीन और बिल्कुल एक तरह से अपने से हटकर, अलग होकर, और उतना काम, उतनी मेहनत करना, जैसा कि आपने दिखाया कि अपने बच्चे के लिए जो उन्होंने इकट्ठा किया होता, उसी में से लोगों की मदद करना, और सिर्फ इसलिए नहीं कि मतलब हम लोग समझते हैं कई बार कि चैरिटी करने से मतलब जो है वो अहम बढ़ जाता है। ऐसे लोग यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जो कि मतलब जाके चैरिटी कराए या चैरिटी के लिए पैसा दे आए, ये लोग आपने जो इनकी कहानी मैंने देखी, अक्षय पात्रा की या आर्ट ऑफ लिविंग की और संघ की, वो लोग हैं इसमें जुड़े हुए जो कि अपना इसको एक धर्म समझ के काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये बात से अगर हम लोग सब प्रेरित हो जाएं कि हमारा एक सामाजिक धर्म बनता है, एक हमें मतलब एक नागरिक के नाते हमारा एक सामाजिक धर्म बनता है कि कैसे हम समाज में उठकर, समाज में बढ़कर, अपने से आगे होकर, अपना स्वार्थ छोड़कर अगर हम समाज के लिए कुछ कर सके तो क्या बड़ी बात, क्या कितनी बड़ी योगदान, कितना बड़ा योगदान हो सकता है। और एक नए समाज की कल्पना हम लोग कर सकते हैं, जिस समाज में कि जिसमें कि या तो जो हमारे ऊपर आपदा आए, या जब भगवान करेगा आने वाले दिनों में जब हमारे ऊपर संपदा आएगी, दोनों में मिलकर जब हम शिरकत करेंगे तो उसमें जो है वो बड़ी चीज हो जाएगी कि उसी से फिर जो है वो सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास कि जो यथार्थ करने की स्थिति है वो यही है कि मतलब ये और इतना बड़ा काम आप लोगों ने इस बार कर लिया। मैं जैसे जो मैंने नंबर जोड़े तो मुझे लगता है करीब करीब कम से कम 15-16 करोड़ लोगों तक आपने इस अपनी मदद को पहुंचाया, इसमें काम किया। और ये बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि देखिए सरकार के हाथ होते तो लंबे, मगर तभी भी उतने लंबे नहीं होते जितने होना चाहिए, क्योंकि उनकी भी अपनी कुछ जो है वो कंस्ट्रेंट्स हैं, उनकी भी अपनी कुछ जो है वो जो मजबूरियां हैं, क्योंकि इस तक जो आप लोगों ने किया वो कभी भी नहीं कर सकती थी। मैं आपको अपने उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि जब ये शुरुआत ही हुई थी, उससे पहले थोड़ा सा तो मैंने बल्कि अपने जो प्रत्यक्ष कर का विभाग है, मैंने उसके अध्यक्ष से कहा था कि एक ऐसी हम लोगों के लिए लिस्ट बना लीजिए जिसमें कि जिन लोगों ने इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिया हुआ है 12A के अंडर में और 80 उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, और हर जिले में जिला अधिकारी को दे दीजिए, जिससे कि वो मिलकर काम कर सके। क्योंकि ये जो है वो ज़मीन पर उसी तरह से जो काम आप लोगों ने किया है, इन सब संस्थाओं ने किया है, और अगर हो तो वही एक सचमुच का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। क्योंकि देखिए उसी में तब बात बनती है। इसके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो है वो दूसरा पहलू ये है कि सरकार ने सारे एनजीओ को काफ़ी कम मूल्य पर जो है वो सारी जितनी भी प्रोविजंस चाहिए उनका प्रावधान करने की बात करी। हमारे पास एक अभी नोटिस भी आया कि अभी तक जो दे रहे थे वो शायद 20 रुपए किलो पे था, जबकि लागत सरकार की 40 रुपए बैठती है। तो हम लोगों ने सुझाव दिया है कि उसको भी उसी मूल्य पे दिया जाए जिसमें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दौरान जो लोगों को मिलता है, मतलब गेहूं 2 रुपए पे और चावल 3 रुपए पे, ये एनजीओ को भी दिया जाए, जिससे कि उसमें उनकी वो और सक्षम हो सके इस काम को आगे बढ़ने के लिए। तो मुझे सब लोगों को बहुत मुबारकबाद देनी है। और ये सिर्फ ये कि एक चीज़ बस आखिर में कहना है कि अभी जैसा कि निकला है कि जंग अभी जारी है, तो अभी हम लोग इतना अच्छा काम करने के बाद भी हम अभी सुस्ता नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे को और बहुत कुछ करना है।
और अभी आने वाले कई महीनों तक हमारी जो ये क्षमता है वो आम लोगों के लिए काफ़ी बनी रहेगी, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था भी बिगड़ गई है, लोग वापस घर छोड़ के अपने जगह काम छोड़ के घर वापस चले गए हैं। तो जहाँ सब तरह से इस समय हमारी जो समाज में इस बात की बहुत आवश्यकता है कि ये जो नए किस्म के हमारे जो वॉरियर्स हैं वो आगे निकल के आएँ और जो भी जितना बन सके जैसा कि कर ही रहे हैं वो उन सबका जो है वो सबका जो है वो दुख झेले, उनको जहाँ तक वो मदद पहुँचा सके, और ख़ास तौर से जो हमारी नई पीढ़ी है उसको सक्षम, उसके लिए उनका अगर उनका ध्यान रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। नई पीढ़ी जो छोटे बच्चे हैं और जो माएँ हैं हमारी, क्योंकि अधिकतर समाज में इन लोगों को कई बार जो है वो कुछ एक तरह से ओवरलुक किया जाता है। तो अगर हम लोग सब मिलकर अक्षय पात्र, आर्ट ऑफ लिविंग, संघ और ये जो सब लोग हैं, अगर इन 2 श्रेणियों पर और थोड़ा सा और अगर फोकस कर सके तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा कदम आगे उठाया जा सकेगा। फिर से दोबारा से बहुत बहुत बधाई इन सब लोगों को, और आगे आने वाले दिनों के लिए उनको मैं जितना भी प्रोत्साहन दे सकूँ वो कम है, और जितनी भी उनकी तारीफ कर सकूँ वो भी कम है। जी सर। सर जैसा कि आपने भी हमेशा कहा है कि ये डेवलपमेंट पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्योंकि वॉलंटरी सेक्टर को भी हमेशा ये फील होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ओरिएंटेशन द टोटल वैल्यू एड ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, भले ही चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए हो, चाहे वो सरकार के जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं या एजेंडा पूरा करने के लिए, वो नहीं है। बट हमने इस बार एक प्रत्यक्ष एक प्रमाण देखा है कि विथ रिक्वायर्ड डोज ऑफ इंस्पिरेशन एंड डायरेक्शन, तो वॉलंटरी सेक्टर कैन ऑल्सो अचीव अ लॉट। तो और मैं जैसा कह रहा था कि आप हमेशा कहते हैं कि दे शुड बी मोर लेस कॉल्ड एज डेवलपमेंट पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन। दे शुड बी कॉल्ड डेवलपमेंट पार्टनर। इनका उनकी परिभाषा सरकार के संदर्भ से लेना नॉन गवर्नमेंट एक नेगेटिव परिभाषा है, इसको हम लोग को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो ये समाज के स्तंभ है, और इनका काम आज से नहीं प्राचीन काल से चल रहा है। हमारे देश में तो बहुत पुरानी एक प्रथा है कि जो हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इन सब में हम लोग शुरू से काम करते आए कि उनसे जुड़ी हुई जितनी कम्युनिटी होती है उसमें राहत पहुंचाना, उनका ख्याल करना, उनकी मदद करना, बहुत पुराना एक हमारा प्रथा चली आ रही है। तो इसी को तो ये तो बिल्कुल हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, ये हमारे विकास के यात्रा में सब साथी हैं, और अगर डेवलपमेंट पार्टनर्स करके काम करेंगे तभी एक पीपल्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनेगी और आपस में ट्रस्ट बन पाएगा और एक दूसरे की जवाबदेही भी बन पाएगी, और तभी ये होगा कि आप हमको बता सकें कि हम कहाँ पर कमी है हमारे में, और हम आपको बता सकें कि कैसे किस रास्ते पे चलें तो और ज़्यादा फायदा होगा। तो ये जो आदान प्रदान है वो तभी हो पाएगा जबकि हम लोग एक ही सतह पर बराबर के रूप में अगर खड़े होंगे, जो कि पार्टनरशिप में ही हो पाता है और किसी तरीके से नहीं हो सकता। और मुझे पूरी उम्मीद है, कम से कम नीति आयोग में तो इस बात का पूरा कोशिश की जा रही है कि हम लोग सबको डेवलपमेंट पार्टनर्स बना के ही चलें, और उनसे ये हमारी गुजारिश है कि जहाँ पर भी हो हमें सीधा और बिल्कुल साफ फीडबैक दें, जिससे कि हम अपने काम को और बेहतर कर सकें। जी सर, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट आपने हमेशा से कहा है कि यू वुड लाइक टू मीट मोर एंड मोर ऑर्गेनाइजेशंस ऑन नीति आयोग फोरम्स आल्सो, और उनसे सुने और उनके साथ वार्ता रेगुलरली होनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच। आई थिंक सर अब हम नेक्स्ट फेज ऑफ दिस इंटरेक्शन वी वुड लाइक टू टेक अप जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, जान भी जहान भी, और जैसा हमें समझ में आया जिसका मर्म था कि सरकार और सारे जो गठ हैं वो कोशिश करेंगे कि लोगों की जान तो बचे ही, कोविड-19 से संक्रमण कम से कम फैले, लेकिन उसके साथ साथ जहान भी, यानी कि इकोनॉमी में जो स्लो डाउन आए उसकी वजह से लोग बेघर ना हो, लोग भुखमरी के शिकार ना हो, उस पर भी ध्यान रखा जाए। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी खुलने की रास्ते पर है, बिजनेसेस धीरे धीरे खुल रहे हैं और सरकारें उस तरफ सोच रही है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं इंडस्ट्री के जो शायद इतने मेन स्ट्रीम एकदम नहीं है कि सरकारों का फर्स्ट इंस्टेंस पे उसका ध्यान जाए। तो ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे कुछ एसोसिएशंस के प्रमुख हैं, वो भी आप तक कुछ बात पहुंचाना चाहते थे। तो ऐसे भी एक 3-4 लोगों की बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और फिर हम आपका उसके ऊपर प्रतिक्रिया लेंगे। सबसे पहले कोचिंग क्लासेस का समूह सर,
मेरे ख्याल से आपके पास आए भी होंगे उनके कुछ न कुछ प्रतिवेदन या रिक्वेस्ट। उसमें से एक महाराष्ट्र के सारे कोचिंग सेंटर्स के महाराष्ट्र क्लास ओनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं सचिन कर्नाड जी। हम सबसे पहले उनको सुनेंगे। Good evening, Dr. Rajiv Kumar and all the audience out there. I am Sachin Karnawat, President Maharashtra Class Owners Association. So 2 questions. One, what support coaching class industry can expect from the government? And second question is, from when can coaching class start operation? 1, when they can open the offices. 2, when can they start the face-to-face lectures? Thank you. तो सर इसी क्रम में दूसरा जो इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है और वो भी एक रास्ता सोच रही है, वो है होटल और रेस्टोरेंट। और इसी में आहार, जो कि इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, उसके एडवाइजर अरविंद शेट्टी जी का भी आपके लिए एक मैसेज है। Greetings of the day from Indian Hotel and Restaurant Association to Dr. Rajiv Kumar, team ICANN and all the participants. The current pandemic has exposed the hospitality industry like never before, and all the pillars of our business structure are gradually crumbling due to the lockdown. Sir, we seek your kind intervention and help through the collective wisdom of Niti Aayog in finding radical solutions for saving our industry from complete decimation post the lockdown. Thank you. सर इसी क्रम में तीसरा, बिफोर वी हियर योर रिमार्क्स, तीसरा जो पॉइंट है वो है स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लर इंडस्ट्री से। उससे श्री जावेद हबीब कुछ कहना चाहते हैं। Greetings of the Hi, Dr. Rajiv. Just a second. I'll just take the Javed Habib ji's video in a minute. उसके साथ ही पांचवा जो है वो है सर जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री से किरीट भंसाली जी हैं, डायरेक्टर जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। उन्होंने 2 स्पेसिफिक रिक्वेस्ट आपको की है। उनका कहना है कि our industry, due to COVID-19, throughout the world, our consuming markets are in lockdown mode. However, in recent times, we've seen that demand is coming from China and Eastern markets. The sector has already started exporting from Mumbai, Surat, Jaipur, and they've already exported around $500 million worth diamonds, gems, and jewelry. Manufacturing has also started in SEPZ, Surat, Jaipur. However, their main market is US, and which is still not back in shape. And they are afraid that in US, many organizations will file a number of bankruptcies. So the question, specific point to you, is that they are requesting that exporters should be allowed to bring back the unsold goods duty-free one time as a special case, as most of the goods are sent on credit. So that is their request number 1. So the second request is they are saying that because of this abnormal situation, the normal business cannot happen in this scenario. And under these circumstances, this is very unfair for rating agencies to rate and downgrade the industry at this point in time. In fact, RBI has already issued a verdict on this, but then the rating agencies and SEBI are not abiding by this. So they are requesting, otherwise they say that a number of bankruptcies in India would also go because of this pressure from banks. So I think, sir, if you could kind of take up these industry issues. So yeah. Bilkul. Thank you, Ravi, and these are all very important issues. And about the coaching classes, what we have been discussing, and I'm sure ये हो ही रहा होगा कि इसको उन लोगों को एक हाइब्रिड मॉडल बनाने की बात करनी चाहिए कि कैसे उसको वो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन अगर करें तो ये कोचिंग क्लासेस चल सकते हैं, क्योंकि अब सारे ही शिक्षा संस्थानों में इस बात का प्रयोजन है। स्कूलों तक में अभी हो गया है कि वो इस कई सारे माध्यम से अपने बच्चों को ये चीज़ बता पा रहे हैं। और उसके लिए जो अगर टेलीकॉम और अगर बैंडविड्थ वगैरह की आवश्यकता हो तो उसके लिए हम लोग काम उसके लिए देखा जा सकता है, उसमें कुछ मदद की जा सकती है। जहाँ तक कि और अगर फिजिकल फाइनेंशियल सपोर्ट की बात है तो मेरा अंदाज है कि कोचिंग क्लास की जो इंडस्ट्री है वो भी जो 3 लाख करोड़ जो ऋण की बात करी गई है, जो कि कोलैटरल फ्री ऋण है, जो कि एक्सटेंड किया जा सकता है
और जो बैंकों से कहा गया है कि 20% उनकी वर्किंग लिमिट भी बढ़ा दें उसी दाम पर, तो वो चीज़ों से उनको ज़रूर लाभ होगा। और उसमें और फिर जो डेट मोरेटोरियम है, जो 6 महीने का डेट मोरेटोरियम दिया गया है सरकार के विधि, उससे भी उनको अवश्य ज़रूर लाभ पहुंचेगा कि उनको जो भी उनके ऊपर ऋण है उसको उनको चुकाने की समय उतनी कोई जल्दी नहीं करना पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में ये कई एक और अच्छी चीज़ जो वित्त मंत्री ने बताई थी कि जो फंड ऑफ फंड्स उन्होंने बनाया था 50,000 करोड़ रुपए का, तो जो लोग कोचिंग क्लासेस अच्छी तरह से चला पा रहे हैं उनको कोशिश करना चाहिए कि इसमें से पैसा लेके अपनी इक्विटी बढ़ा लें, जिससे कि आगे के लिए उनका निवेश और आगे के लिए उनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन में उनको उसमें मदद मिल सके। तो ये अच्छा मौका है इस समय उसका फ़ायदा उठाने का। तो मेरे ख्याल में ये करने से जो है वो काफ़ी उनको काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। जहाँ तक इसको शुरू करने की बात है, मेरे ख्याल में अभी हम लोगों को हाथ कंगन को आरसी क्या आज या कल में पता ही लग जाएगा कि अभी सोमवार से क्या होना है। मगर मेरी आशा ये है कि छोटे ग्रुप्स में मिलने की तो जो सहूलियत है वो तो शायद मिल ही जाएगी, अगर बड़े ग्रुप्स में भी मिलने की जो बात है वो शायद अभी तक ना हो पाए, क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस भी इसीलिए अभी थोड़े दिन के लिए बंद किए गए हैं। मगर जैसा कि मैंने फिर से दोहराया, काम तो ऑनलाइन से शुरू हो ही सकता है, तो उसको शुरुआत करने की बात लोगों को सोचना चाहिए। जहाँ तक होटल इंडस्ट्री की बात है, मैं खूब अच्छी तरह से अवगत हूँ, मैं मिला भी था। ये एक और एसोसिएशन है छोटे होटल ओनर्स का, तो जिनसे बात करी थी मैंने, तो उसमें मुझे पता है कि ये ज़्यादातर 93% कमरे जो हैं हमारे होटल के वो अनऑर्गेनाइज MSME क्षेत्र में आते हैं। मतलब वो लोग जिनकी अपनी संस्था में 20 से कम लोग काम करते हैं। तो इन सबको लोगों के लिए हमने नीति आयोग से जो है वो सुझाव दिया हुआ है कि इनको किसी तरह की मदद मतलब जो मिली हुई है, तो मैंने पहले बताया कोचिंग क्लासेस के लिए, वो सब इन लोगों को तो उसको वो मिल ही जाएगी कि उनको एक्स्ट्रा लोन मिल जाए या उनको फंड में से पैसा वगैरह मिल जाए। तो जितना भी क्रेडिट का सिलसिला है वो तो उनके लिए भी मौजूद है। मगर मेरे ख्याल में जैसे वित्त मंत्री ने भी कहा भी है कि ऐसी जो कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर करीब करीब पूरा ही 100% रेवेन्यू लॉस हो गया है, वो उनकी तरफ उनकी नज़र है। और जैसा वो आगे जिस हालत जैसी उभरेगी उसके हिसाब से वो उस पर अपना तो ज़रूर उस पर जो है वो कदम उठाएंगे। और नीति आयोग से हम लोगों ने सुझाव भेजे ही हुए हैं। और जेम्स एंड ज्वेलरी की जो ये बहुत बड़ी सीधी सी मांग है कि जो एक्सपोर्ट्स उन्होंने किया है और जो वहाँ बिक नहीं पा रहे हैं उनको वापस लाने की उनको मौका मिलना चाहिए। अगर वो चाहें तो मुझे एक चिट्ठी लिख दें और मैं उसको फिर जो है वो राजस्व विभाग से उसके बारे में बात करके जहाँ तक हो सकेगा ये सहूलियत उनको मुहैया करने की कोशिश अवश्य करूँगा, क्योंकि ये बिल्कुल एक जायज़ मांग है, एक उचित सुझाव है। अगर वहाँ पे वो फंस गया तो उसके बाद वो वापस नहीं ला पाएंगे तो उसमें और उनको दिक्कत होगी। और मेरे ख्याल में इसको ये कर लेना चाहिए। जी सर, अंतिम जो मैं आपको दिखा नहीं सका, जो स्पा सैलून और ब्यूटी पार्लर इंडस्ट्री है उसमें भी हम जावेद हबीब जी को सुन रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं जावेद हबीब और मैं रिप्रेजेंट करता हूं हेयर इंडस्ट्री या ब्यूटी पार्लर इंडस्ट्री। मेरी रिक्वेस्ट है डॉक्टर राजीव कुमार, हमारे जो चेयरमैन हैं नीति आयोग के, कि हमारी इंडस्ट्री जिसकी 3 करोड़ सालों चलती है, इसका मतलब 3 करोड़ सालों का मतलब हो गया कम से कम 9 करोड़ लोग हमारे इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, अगर सपोर्ट नहीं मिलेगी ना हम सब खत्म हो जाएंगे। मतलब 9 करोड़ के जो लोग हैं उनका घर खत्म हो जाएगा। प्लीज सपोर्ट इस रिक्वेस्ट। तो इट्स अ पैशनेट रिक्वेस्ट फ्रॉम जावेद हबीब जी। मुझे बात समझ में आ रही है और बहुत ज़रूरी इंडस्ट्री है। हम सब लोग इसके बिना अपना जीवन नहीं चला पाते हैं, क्योंकि तो बिल्कुल सही बात है। और मगर सबसे बात ये भी है कि और इसमें बहुत ही फिजिकल कांटेक्ट बहुत करीब का होता है, तो इसलिए थोड़ा सा डर भी है। तो मेरे ख्याल में तो जो उनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है उसके लिए अगर कुछ राज्य सरकारें मदद करने की सोचें, जैसे कि सब कुछ शायद अब आगे चल के PPE और ग्लव्स और मास्क वगैरह और अपना सैनिटाइजेशन वगैरह बहुत रेगुलर तरह से करना पड़ेगा। तो देखिए, क्योंकि ये जो सारे कदम हैं वो अधिकतर राज्य सरकार के जिम्मे हैं। और मगर देखते हैं क्या होता है इसमें आगे। 9 करोड़ बहुत लोग होते हैं
और इसलिए इस इंडस्ट्री को आगे चलाने के लिए जो भी हो सके, मगर अगर फिर इसमें वही बात है कि इन सब लोगों को जो सरकार ने अभी सहूलियत दी है कि आपको बिना किसी कोलैटरल के जो है वो ऋण मिल सकता है और आगे उसका उन्होंने फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो उनकी आगे की जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी, और उसके बाद जब एक बार चीज़ चलने लगेगी तो रिवाइवल बहुत जल्दी हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब मुझे लगता है हम इसके अगले दौर में, इंटरेक्शन के अगले दौर में जाएंगे। मुझे लगता है आपके जो सारे जवाब हैं वो जेम्स एंड ज्वेलरी में तो आपने कहा है उन्हें कि वो लिखें, तो ये सब वो लोग देख ही रहे हैं और दे विल राइट टू यू। एंड उसके अलावा फिर भी आपने इसका संज्ञान लिया और आपने इस पे जवाब दिया, ये भी मुझे लगता है कि सबको एक रीअश्योरेंस जरूर देगा, क्योंकि काफी लोग ने कहा था कि अच्छा राजीव सर हमारी बात सुनने वाले हैं, तो जरूर दे वर ऑल वेरी एक्साइटेड। तो थैंक यू सो मच, यू रिस्पॉन्डेड टू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। सर अंतिम जो तीसरा पड़ाव है, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चन आंसर। बहुत सारे लोगों के अभी हाल में क्वेश्चंस भी आने लगे हैं फेसबुक लाइव पर। उससे पहले आत्मनिर्भर भारत की जो प्रधानमंत्री जी ने हाल में बात की, और वोकल फॉर लोकल, एंड इट हैज रीइग्नाइटेड इमेजिनेशन ऑफ ऑल पीपल कि अब इंडिया तो पहले हम बात कह ही रहे थे, लेकिन अब आत्मनिर्भर भारत के क्या क्या अलग अलग पहलू हैं और उसमें एनजीओज का क्या रोल सरकार देखती है या आप देखते हैं कि एनजीओज क्या रोल प्ले कर सकते हैं। और सर एक करीब 4-4.5 एनजीओज हमारे साथ एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो हमने उनको सेगमेंट किया। तो कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या जो कुछ ऐसे एनजीओज हैं जो खुद कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, दूसरे ऐसे हैं जो कुछ एमएसएमईज या बिजनेसेस के साथ लाइवलीहुड पर काम कर रहे हैं, और तीसरे कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो आप अपने जवाब में अगर ये 3 विषयों पर भी फोकस कर सकें, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या जो कुछ एनजीओज जो कुछ स्वयं प्रोड्यूस करते हैं, दूसरे जो लाइवलीहुड में है या एमएसएमई में काम करते हैं, और तीसरे कृषि में, तो उन सब के लिए भी बहुत उपयोगी होगा। एंड दे विल गेट डायरेक्शन आफ्टर योर स्पीच। जो प्रधानमंत्री का आह्वान है वोकल फॉर लोकल, उसका जो मुझे मुद्दा सबसे समझ में आया है वो ये है कि हम अपने किसी क्षेत्र में जिसमें भी हों उसमें जो हमारी अपनी जगह की जो एक कोई भी प्रोड्यूस हो, जो भी मतलब जैसे हमारे मैं यूपी का हूँ और मुझे महाराष्ट्र का भी जैसे मालूम, मान लीजिए यूपी में सहारनपुर के फर्नीचर और उसकी नक्काशी लकड़ी की बहुत मशहूर है, मुरादाबाद के जो हैं वो ब्रासवेयर बहुत मशहूर है, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ और उनका जो शीशे का काम है बहुत है, लखनऊ में चिकनकारी का काम है। अब ये जो चिकनकारी का काम है, मान लीजिए वो इतना सुंदर इतना खूबसूरत है, जैसे बनारस के कारपेट्स हैं, तो उसमें वो इतना सुंदर है कि ऑलरेडी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, मगर हम उसकी तरफ अभी अपना रुझान नहीं करते। हमें अभी भी जो है वो ये लगता है कि हम कोई बाहर की मिल मैन्युफैक्चर्ड चीज़ अगर पहने तो ज़्यादा बेहतर हो। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम जिस ज़िले से भी हों, जिस क्षेत्र से भी हों, जहाँ से भी हों, उसकी ख़ास जगह वजह है, ख़ास जो उसका उत्पादन है, जो उसकी ख़ास चीज़ है, उसके बारे में सब लोगों से चर्चा करें, उसके बारे में अपना रुझान बनाएं, उसके बारे में ये बताएं कि कैसे हम जिस जगह पर भी हैं, हम आप सेल्फ हेल्प ग्रुप में हैं या फिर कहीं पे भी काम कर रहे हैं, तो कैसे उसको और आगे बढ़ाएं, कैसे उसको उसमें और वैल्यू एडिशन करें। मान लीजिए जैसे कि सिंधु दुर्ग और रत्नागिरी की आपके आपूस आम है, अभी सब इसी तरह से जाते हैं जैसे जा रहे हैं। अब उसी की ब्रांड एक अगर नई बनाई जाए तो सेल्फ हेल्प ग्रुप इसमें बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे कि अभी मुझे पता लगा कि एक कोई सज्जन थे एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में ही, उन्होंने देखा कि अगर रत्नागिरी से जो है वो सिंधु दुर्ग से आपूस पश्चिम मध्य एशिया में नहीं जा पा रहे हैं, तो उन्होंने मुंबई की और पूना की रेजिडेंट कॉलोनी से डिजिटल ऑर्डर लेकर उनको ई-कॉमर्स के जरिए भेज दिए। 1 दर्जनों के 1 लाख पैकेट भेज दिए, तो उनका बहुत ज़्यादा उसका फायदा हो गया। ये सब चीज़ें, बात यह है कि इस पर हम अभी तक अपनी जो क्षमता है, जो हमारे क्षेत्र की क्षमता है, उस पर नज़र रखते ही नहीं है। अब इसी तरह से इसमें आ जाता है टूरिस्ट पोटेंशियल। हमारी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो कि टूरिस्ट पोटेंशियल बहुत बड़ा बन सकती है, जिससे बहुत बड़ी आमदनी हो सकती है। अगर वहीं के लोग उस पर ध्यान दें, उसको कहें कि कैसे उसे बेहतर बना सकते हैं, फिर अपने राज्य सरकारों से अपने और अगर चाहे ग्राम पंचायत उनसे कहें कि उसको कैसे उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकें,
कुछ लोग गाइड की तरह ट्रेनिंग कर सकें, तो एकदम से एक नई आमदनी का जरिया वो बन जाएंगे। और खासतौर से जो एग्रो, मगर देखिए बात ये है कि इसमें बहुत बड़ी मेंटल रीसेट की जो ज़रूरत है, जो मैंने एक जगह और भी बात करी, वो ये है कि हमें अब ये पहली बार प्रधानमंत्री का आह्वान है, उससे समझना पड़ेगा कि जो हिंदुस्तानी, जो भारतीय चीज़ है वो अच्छी है, वो बेहतर है। हमें आयात की तरफ जो हमारी एक ललायत रहते हैं हम लोग, उसकी अब कोई आवश्यकता है नहीं। और जब तक वो रहेगी, जब वो ललक जब तक रहेगी हमें आयात के लिए, तब तक हम अपनी चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे और हम लोग निर्यात पर निर्भर करते रहेंगे। इसी से जुड़ी हुई चीज़, ये बहुत बड़ी चीज़ है रवि, क्योंकि देखिए अभी समय आ गया है कि हम लोग ये देखें कि भाई कौन सी वस्तु ऐसी है जिसको कि हम जो अभी तक बाहर से लेते थे, कि हमारी यहाँ पर क्या वो ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती। और मेरे विचार में बहुत हद तक मतलब 80-90 पूरी तरह से वो हमारी वो ज़रूरत पूरी हो सकती है और हमें कोई भी आयात पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं लोकल लेवल पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये यथार्थ हो सकती है और हमें करना ही चाहिए दोनों चीज़ें, कि अपनी जो अपनी ज़रूरत हैं, जो अपनी आवश्यकता हैं, उनको हम कैसे, जो चीज़ हमारे इर्द गिर्द पैदा हो रही है उससे एक तो उसकी जानकारी ले, उससे हम लोग पूरा करें, और दूसरा कैसे हम उसकी ब्रांड को डेवलप करने की चेष्टा करें, कोशिश करें। और हम लोग हर तरह से हम लोग इसमें जुड़ सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात, कोई बड़ी नई चीज़ नहीं है। ऐसा क्या हमारे हर क्षेत्र से, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे कहूँ, चीन का हर प्रांत का, और उस प्रांत में भी एक काउंटी का एसोसिएशन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे लोगों ने बनाया हुआ है कि फुजियांग के लोग भी, एक काउंटी के लोग, क्योंकि मैं जब मनीला में था तो मैंने देखा था, तो वो क्या करते थे कि वो एक दिन साल में वो उस काउंटी के सब लोग दुनिया भर में जहाँ होते थे वो एक जगह इकट्ठा होने की कोशिश करते थे, और फिर वहाँ के उस काउंटी की चीज़ को जहाँ जहाँ वो रहते थे वहाँ वो हम उसको प्रसार करते थे। हमारे भी कितने लाखों लोग जो हैं वो बाहर है हमारे, जो अब यही अगर अपने प्रांत से जुड़ जाए, अपनी ज़िले से जुड़ जाए, तो फिर वो वहाँ तक बात पहुँच सकती है। तो ये चीज़ें हमें अब इसको नया आयाम देना है। तो ये चीज़, और एग्रो प्रोसेसिंग के लिए कृषि क्षेत्र में तो बहुत बड़ा काम है, क्योंकि अभी सिर्फ 10% कृषि क्षेत्र का जो हमारा आउटपुट है वो अभी प्रोसेस होता है। वो बाकी सब ऐसे ही जो है वो हम लोग रॉ फॉर्म में ही उसको जो है वो बेचते, कंज्यूम करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर ये थोड़ा सा भी प्रोसेस हो जाए तो उसमें बहुत बड़ी हम जो है वो वैल्यू उसमें एडिशन कर सकते हैं, और हमारे किसानों को इसका बड़ा फायदा भी हो सकता है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं भी, हमारी जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं, हमारे जितने तेल पदार्थ हैं वगैरह, इन सब का आज क्योंकि कोविड की वजह से एक बहुत बड़ी लहर जो है वो पोषण की ओर बढ़ी है, कि खाने के पदार्थ में पोषण कितना है इसके ऊपर लोग और अधिक सोच रहे हैं। तो इसमें हमारी ये सारी चीज़ें, जैसे हल्दी है और कई एक मतलब हमारे तो हर खाने पीने की चीज़ में हजारों साल से जो उसकी जो मेडिसिनल वैल्यू, उसकी वजह से हम लोग बात करते हैं, चाहे वो सरसों का तेल हो या वो हल्दी हो या वो या सुबह में एलोवेरा हो या गिलोई हो, सब कुछ चीज़ें हम इसके बढ़ा सकते हैं। ये तो एक तरफ बात हुई वोकल फॉर लोकल। इससे आगे जुड़ना चाहिए वोकल फॉर लोकल टू बिकम ग्लोकल, क्योंकि हमें अपनी नज़र जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखना चाहिए कि कैसे हम लोग जो वैश्विक बाजार हैं उसमें इन चीज़ों को कैसे हम इनका शेयर और इनका बढ़ा सके, कैसे इनको हम इनका जो है वो एंट्री वहाँ करा सके। तो वो ज़रूरी है इसलिए क्योंकि हमें निर्यात भी करना पड़ेगा, और हमें निर्यात करे बिना हमारी चैन नहीं है। इस बात को ध्यान से सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने हमेशा सेल्फ रिलायंस की बात करी है, और उन्होंने अपने पहले भाषण में भी जब आत्मनिर्भरता की बात की थी तो ये साफ कहा था कि मैं आत्म केंद्रिता की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आत्म केंद्रिता का मतलब होता है सेल्फ सेंटर्डनेस, मतलब ये कि अपने आप में ही जुड़ जाओ, अपने आप को क्लोज बना लो, अपने आप में इंट्रोवर्ट हो जाओ, और उसमें फिर एक क्लोज्ड इकोनॉमी का एक जो है वो परिप्रेक्ष्य आ जाता है, एक समाज संदर्भ, वो नहीं है। क्योंकि सेल्फ रिलायंट का मतलब ये है कि जितना आप आयात करते हैं उससे ज़्यादा अगर आप निर्यात कर सके, क्योंकि कुछ आयात हमारी बिल्कुल आवश्यकताएं हैं, हम उसके बिना नहीं रह सकते, उनको भी कम कर सकते हैं। जैसे कि ऊर्जा है, ऊर्जा को अभी हम 80% हमारा तेल जो है वो हम लोग आयात करते हैं। अगर हम सौर ऊर्जा पे काम करने लगे तो उसका आयात हम लोग जाहिर है कम कर सकते हैं, और पूरी तरह से नहीं हटा सकते, क्योंकि जब तक, तो उसके लिए
हमें सेल्फ रिलायंट बनने के लिए निर्यात की हमें ज़रूर आवश्यकता है। और मेरे ख्याल में इसका कहीं पर भी, कि मुझे देख के दुख हुआ कि कई लोगों ने इस प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य को इसमें बदलने की कोशिश करी नेगेटिवली, कि प्रधानमंत्री तो आइसोलेशनिज्म की बात कर रहे हैं, प्रोटेक्शनिज्म की बात कर रहे हैं, भारत को क्लोज्ड इकोनॉमी फिर से बना देंगी और 50 और 60 की जो दशक थी वैसे तरफ हम जा रहे हैं। बिल्कुल मिथ्या, बिल्कुल गलत, और मतलब इस बात को तोड़ना मरोड़ना है। कभी भी नहीं कहा उन्होंने, बल्कि ये कहा था कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पूरा भागीदार रहेगा और अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन उनको सपोर्ट करेगा। तो कभी बात यह है कि एक तरफ अपनी मानसिकता को बदलना, जिससे कि हम अपनी जो चीज़ें हैं उनकी खूबी समझें, उनकी खूबसूरती समझें, उनको अपने इस्तेमाल में लाएं, उनको आयात जो हम करते हैं उसकी हम अपने ललक छोड़ें और इन चीज़ों पर हम ज़्यादा निर्भर हों। दूसरा है कि हमारे को जो हम चीज़ें जो हमारे चारों तरफ हो रही हैं उनको पहचान कर उनकी ब्रांड को डेवलप करें, उसका प्रचार करें, उसका प्रसार करें, उसको अपने जोड़ें, जो हमारे NRIs हैं उनके साथ जोड़ें, बाकी लोगों के साथ जोड़ें, तो जिससे कि वो आगे बढ़ सके, वैश्विक स्तर पे आ सकें। और तीसरा ये कि हम ग्लोबल स्केल पर भारतीय चीज़ों को कैसे ले जाएं, कैसे बढ़ाएं, जो कि जापान ने करके दिखाया है। जापान का कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो कि डोमेस्टिक ना हो, और उनकी सारी ब्रांड्स अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी से बढ़ के ही निकली, और इसलिए हम लोग भी वो कर सकते हैं। इसमें कोई मुझे तो बिल्कुल शक नहीं लगता, क्योंकि मैं बिल्कुल इस बात से प्रेरित हूँ और अभी भी और मैं समझता हूँ कि ये करने से हिंदुस्तान और भारत जो है वो एक नए पैराडाइम पे जा सकता है। और इसमें एक आखिरी चीज़ कि कई ऐसी निर्भरताएं हमारी बन गई हैं कुछ हमारी पुरानी गलतियों की वजह से, जो कि अब क्रिटिकल हैं, जैसे कि API, हमारी सारी की सारी दवाइयों की जो क्षेत्र है उसमें हम इतने निर्भर हो गए हैं। पहले बनती थी यहाँ पर, मगर अब नहीं बनती हैं। उसके लिए नीति आयोग बिल्कुल प्रयत्नशील है। कई हम लोगों ने पेपर लिखे हैं, कई सुझाव हैं, कैबिनेट में पास भी हो गया है। जैसे इन चीज़ों का उत्पादन हम अपने देश में, अगर थोड़ी सी शुरू में लागत ज़्यादा भी आ रही है तो उससे करें, और गवर्नमेंट प्रिक्योरमेंट के सिस्टम को बदलें, उसकी प्रणाली को बदलें, क्योंकि जिससे कि जो हमारे देश में जो चीज़ों का उत्पादन हो रहा है उनको खरीदने के लिए सरकार की मदद मिल सके, बनिस्बत इसके कि ऐसे स्टैंडर्ड बनाए जाएं जो कि सिर्फ आयात को ही प्रोत्साहन देते हैं, जैसा कि मुझे बताते हुए खेद है कि अभी तक होता रहा है। तो ये है बात आत्मनिर्भर भारत की, जो कि आत्म केंद्रित भारत नहीं है, सेल्फ रिलायंट भारत है। और सेल्फ रिलायंट का मतलब ये है कि वो कैसे पूरे वैश्विक ट्रेंड्स में, वैश्विक बाजारों में हिस्सा लेते हुए भी अपने पैरों पर और मजबूती से खड़ा होने की क्षमता रखता है। मुझे लगता है सर ये जो कॉन्सेप्ट है आत्मनिर्भर भारत का, इसका इम्पैक्ट इतना पावरफुल होगा कि, और ये बड़े लेवल का एक रिफॉर्म की तरह देखा जा रहा है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन 1991 के बाद। लेकिन एक शायद आप भी अग्री करेंगे कि जब 1991 में जो हमने स्टेप ली वो मजबूरी में थी, लेकिन अब जो हम स्टेप ले रहे हैं वो एक मौका मानकर ले रहे हैं, क्योंकि इसका विचार, इसका थॉट तो हमेशा से भारत की मूल थॉट प्रोसेस में था ही, चाहे गांधी जी ने उसमें स्वराज की बात कही हो या दीनदयाल उपाध्याय जी ने उसकी बात की हो। तो मुझे लग रहा है कि सरकार ने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा है, कोविड-19 की सिचुएशन को, और आत्मनिर्भर भारत की तरह हम बढ़ जाएं इसमें, तो इसको उस पॉजिटिव सेंस में भी हम देख सकते हैं। तो सर अब अगला जो 10, 12, 15 मिनट है हमारे पास, वो हम अपने व्यूअर्स के बहुत सारे प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों में से कुछ क्वेश्चंस जो मैं अभी लाइव आपके सामने कलेक्ट कर पाऊंगा, और मतलब अगर एक ही तरीके के काफी सारे क्वेश्चंस हैं तो वो मैं आपके सामने लाऊंगा। हालांकि मणि प्रकाश जी, विजय कृष्णन, शेषाद्री जी, विशाल पांडे, रेणु सोमन, तोषेंद्र द्विवेदी, उदित नारायण, आप लोगों ने काफी क्वेश्चंस पूछे हैं। शशांक राज जी, तो आई एक्नॉलेज, वंदना बर्णवाल जी, बट कुछ एक 12-13 लोगों ने एक सिमिलर क्वेश्चन पूछा है, वो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा। ये क्वेश्चन विशाल पांडे जी, सौरभ, अमी कंथवर, दिलीप धनराज, केस नेगी, मोहन कुमार, सभी संस्थानों के भी नाम हैं, बिहार, दिल्ली, हिसार, हरियाणा, सब जगह से पूछे हैं।
सर इन जो क्वेश्चंस हैं वो उनका जो एक कॉमन थ्रेड है वो, और काफी स्वाभाविक है ये प्रश्न आना कि मजदूरों के लिए अभी जो सिचुएशन आई है उसके लिए सरकार क्या सोच रही है, क्या अभी जो मजदूरों का पलायन हो रहा है उसके बारे में लोगों के काफी प्रश्न हैं और मन में अलग अलग चिंताएं भी हैं कि उनमें से जो मजदूर गए हैं उनमें से कितने लोग वापस आएंगे, क्या फैक्ट्री शुरू हो पाएंगी वगैरह वगैरह। तो उस पर सर आप थोड़ा सा रोशनी डालिए। ये काफी संवेदनशील प्रश्न है, काफी ऐसी स्थिति है जो कि अगर नहीं होती तो बेहतर था, यूं कहा जाए, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी एक व्यक्ति जिसको पैदल से पैर से रास्ता तय करना पड़े या जो जो चीज़ें गुजर रही हैं जो हम लोग देख रहे हैं वो अगर ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। और इसलिए इसकी इसमें एक तो मैं ये बात थोड़ी सी दीर्घकालीन है मगर इसलिए शायद अप्रासंगिक लग रही हो, मगर तभी भी कहना मुझे आवश्यक है कि हमें पूरी जो अपनी शहरीकरण है उसकी नीति को हमें फिर से पुनर्वलोकन करना पड़ेगा। और जो बात गांधी जी ने और नानाजी देशमुख ने और फिर अब्दुल कलाम आज़ाद साहब ने जो कही थी कि पूरा की बात की मतलब ये जो अर्बन रूरल का जो डिवाइड है कि उसको कैसे ख़त्म करके हम कैसे एक ऐसी स्थिति पे लाएं कि ये जो पूरा माइग्रेशन होता है, इंटरनल माइग्रेशन, उसकी आवश्यकता ना पड़े। और ये जो कंजेशन में जैसी चीज़ें, एक तो ये बड़े पैमाने की बात है, वो दूसरी बात है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो आपने जो कहा उसमें मैं दोबारा से दोहराना चाहूँगा कि मैं बहुत खुशी है मुझे ये देखकर कि जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं उन्होंने इन्हीं लोगों की सबसे ज़्यादा मदद करी, क्योंकि यही लोग जो हैं वो इसमें उनका ही बहुत बड़ा, मेरे ख्याल में तो एक तरह से ये कहने में मुझे कोई डर वो नहीं है, अब आपत्ति नहीं लगती कि सरकार से कहीं ज़्यादा जो है वो इनका योगदान रहा है हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स का, जो इन लोगों की जो है वो सहूलियत कराना। तीसरी चीज़ जो कहने की ज़रूरत है वो ये है कि सरकार ने इतना इंतजाम तो किया ही है और काफ़ी बड़े तादाद में है कि मनरेगा का जो एलोकेशन है उसको 40,000 करोड़ से बढ़ाया है और अब उसका एलोकेशन 1 लाख करोड़ से पहली बार रिकॉर्ड से ज़्यादा हुआ है। तो मतलब ये कि जो लोग जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ पर पहुँचने के बाद उनको कैसे ही जल्दी से जल्दी एक काम करने का अवसर मिले, कम से कम एक मिनिमम वेज पर जो मनरेगा के जो वेतन है उस पर उनको दोनों पति पत्नी को जो है वो काम करने का अवसर मिले, इसका प्रयोजन अब कर दिया गया है। क्योंकि 59,000 से लेकर 1,05,000 करोड़ तक बढ़ाने का मतलब 40 काफ़ी तेज़ी से मनरेगा को एलोकेट किया गया है। तो उसके लिए ये लोग जो वापस जा रहे हैं वहाँ पर उनको काम मिलने की बात है। चौथी चीज़ ये है कि जैसा मैंने आपसे कहा कि सरकार अपनी तरफ से जो है वो जो लोग शहर में जो हमारे NGOs जो हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स काम कर रहे हैं उनको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होगी वो प्रावधान मुहैया कराए जाएंगे कम दामों पर, बिल्कुल ही खाद्य सुरक्षा नियम के अनुसार के जो दाम है उस पर, जिससे कि शहरों में वो काम हो सके। इसी तरह से 1 नेशन 1 राशन कार्ड की बात है, जिन लोगों के पास अपना राशन कार्ड वो लोग घर पे छोड़ के आए, यहाँ पे नहीं है, तो वो उसका वो आधार भी दो चीज़ें हैं। 1 नेशन 1 राशन कार्ड ये कि आप कहीं से आए हों, मगर अगर आपके पास एक राशन कार्ड हो तो आप कहीं पर भी अपना राशन उसमें से ले सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं भी है और आधार कार्ड है तो उसको दिखाकर भी आप अपना राशन मुहैया करा सकते हैं। तो ये एक और जो है वो जो एक और प्रावधान इसका ये भी इसका सरकार ने किया है। और आखिरी चीज़ ये है कि हम लोग अब सोच रहे हैं नीति आयोग की तरफ से कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो रियल एस्टेट है और ख़ासतौर से स्लम डेवलपमेंट एजेंसी है उसको तेज़ी से उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि सारे लोग जो बचे हुए हैं वो इसमें फिर काम से जुट सकते हैं, क्योंकि इसके काम में काफ़ी जल्दी से स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वही वर्कर जुड़ सकते हैं। मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ रवि कि मैं इसके लिए बिल्कुल मेरी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ और मैं देख रहा हूँ ये जैसे मैंने शुरुआत ही करी थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर एक अर्थशास्त्री के नाते मुझे आंकड़े देने में ये देना ही पड़ेगा कि आज भारतवर्ष में हमारे देश हिंदुस्तान में करीब जो अनुमान किया जाता है वो ये है कि 10 से 12 करोड़ माइग्रेंट वर्कर है।
मतलब 100 मिलियन 120 मिलियन। त्रिवेंद्रपुरम में एक बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, उन्होंने सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज ने काफ़ी बड़ा काम किया है इस पर। तो इतनी तादाद में वापस जाने वाले जो अगर आप हर तरह से आंकड़े अगर आप जोड़ लें तो मेरे ख्याल में 1 करोड़ से बड़ा आंकड़ा नहीं होगा। 100 लाख लोग वापस नहीं गए, 50, 60, 70 ऐसा ही कोई आएगा। तो 1/10 लोग जो हैं वो वापस गए, 9/10 अभी जहाँ थे वहीं हैं। तो इसलिए उनका जो है वो, उनको जब फैक्ट्री खोलने की नौबत आएगी तो वही लोग, या फिर जैसे कि बम्बई में टैक्सी जो चलाते हैं या दूध जो देते हैं या जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं गुजरात में, वो लोग वहीं पर, अधिकांश लोग वहीं हैं अभी, और इसलिए उसको इसमें ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। ये ज़रूर मुझे फीडबैक मिला है, सूरत से ही बात करी मैंने, तमिलनाडु में भी बात करी, कई जगह मैंने फ़ोन करके उद्योगपतियों से बात करी है कि जो वेतन के दर हैं वो थोड़े बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो मार्जिनल लेबर थी वो चली गई है, क्योंकि उस वेतन को नीचे, तो वो वेतन के दर जो बढ़ेंगे उसकी वजह से हो सकता है इन उद्योगों की कुछ जो है वो स्पर्धता में कमी आए अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लेकर खास तौर से। मगर कम से कम ये बात ज़रूर है कि अगर ज़्यादा वेतन पर उन्हें जो जितनी ज़रूरत है, जितनी आवश्यकता है, उतना शायद उनको स्किल्स की प्राप्ति मतलब को मिल पाएंगे, ऐसी कोई बहुत वो नहीं हुआ है। तो ये सारी बातों को एक साथ देखना चाहिए कि सरकार ने कितने किस्म के प्रावधान के 13,000 करोड़ सरकार ने राज्य सरकारों को भी दिए, जिसमें कि उन्होंने कहा कि इनके लिए एमिनिटीज, क्वारंटाइन फैसिलिटीज, वो सब बनाए जाए। तो ये इस पूरे जो हमारी जो सामने जो खड़ी हुई है उससे सरकार बहुत ज़्यादा कॉग्निजेंट है, और बिल्कुल इसमें कहीं पर भी कोताही बरतने की कोई बात है ही नहीं। और जहाँ तक मुझे समझ में आता है, अगर जो भी और ज़रूरत होगी उसका पूरा करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों कटिबद्ध हैं। जैसे आपने भी उत्तर प्रदेश में देखा, उन्होंने कुछ ही दिनों में 75 लाख मजदूरों के लिए MOU साइन कर लिए हैं अपने उद्योगियों से। तो ये क्योंकि वो चाहते हैं कि वहीं पर अब वो उन्हें वहीं पे जो है वो काम मिल जाए। तो इसको मैं ख़त्म इस बात पे करता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो मुश्किल से गुजरा वो जो है वो हमारे लिए मतलब दुर्भाग्य की बात है, मगर ऐसी आपदाएं आती हैं देश पर, हमें कहना पड़ता है, और हम इस आपदा से बखूबी निकलेंगे, ऐसा मुझे पूरा मानना है। सर मुझे लगता है कि चूंकि हमारे देश में इतने सालों का एक डेवलपमेंटल बैकलॉग रहा है, हमारे स्टैटिस्टिक्स भी, डेटाबेस, हमारे पास रिकॉर्ड्स ही नहीं है, उससे इतना फियर गया है काफ़ी। चूंकि हम इस आईकैन के माध्यम से इसकी बात हर तरफ जाती है, तो जितने काफ़ी NRIs जो कि दूसरे देशों में हैं, उनके भी हमें लगातार ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं कि एक्चुअल नंबर्स क्या है। हम इंटरनली सुन रहे हैं कि इतने करोड़ लोग गए हैं, तो क्या इतना है, इतना पलायन हुआ है? तो चूंकि हमारे पास उस तरीके के नंबर्स नहीं है, इसके लिए जो लोग इस तरीके का इनसेंसिटिविटी फैलाना चाहते हैं या डायरेक्शनलेसनेस फैलाना चाहते हैं, तो उनको भी एक मौका मिलता है। सर अंत में मैं, चूंकि हम लगभग 5 बजे के करीब हैं, तो एक छोटा सा प्रश्न लेना चाहूँगा, और उसके बाद हम उसका जवाब आपसे लेंगे। उसके बाद 1-1.5-2 मिनट का एक आईकैन का थीम सॉन्ग है, उसको प्ले करने के बाद आपका एक फाइनल मैसेज, और उसके साथ हम खत्म करेंगे। अंतिम प्रश्न मेरा सर ये है कि हम देखते हैं कि जो पूरा एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस और NGOs का बेस है देश में, उन लोगों को एक नया उत्साह मिला है आत्मनिर्भर भारत की जब से बात सुनी है। क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि अगर हम अब जब वी आर गोइंग बैक टू विलेजेस, जब हम गाँवों की फिर से बात कर रहे हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यूपी ने निकाला, इस तरीके की अभी बहुत सारी चीजें आएंगी, तो उसमें NGOs जो कि ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट पे काम करते हैं, उनका रोल काफी बढ़ जाएगा। और जैसा कि आपने भी कहा कि यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू वेज एंड मीन्स कि एसोसिएशन ज्यादा कैसे हो। मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी इतने सारे प्रश्न आ रहे हैं, अगर हम इसको सेगमेंट में भी बांटें, तो क्या कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म हो सकता है? ये आईकैन भी एक तरीके से अपने आप एक वॉलंटरी मूवमेंट सा खड़ा हो गया, इतने सारे लोग जुड़ गए, हम इसी तरीके के किसी मूवमेंट का इस्तेमाल करके और सेगमेंट वाइज हेल्थ, लाइवलीहुड, इस तरीके से मतलब एक्सपर्ट से एड्रेस करा के, जैसा मैंने आपको कहा, दे जस्ट नीड इंस्पिरेशन एंड डायरेक्शन। तो प्रधानमंत्री की टॉक या आपकी टॉक उन्हें इंस्पायर तो कर सकती है, लेकिन आप सरकार क्या सोच रही है, अगर वो भी उन्हें बताया जाएगा तो एक डायरेक्शन भी मिल जाएगा। तो इस तरीके का क्या कुछ हो सकता है?
नहीं, बिल्कुल हो सकता है, अवश्य हो सकता है, क्योंकि हमारे और नीति आयोग से ही शुरुआत हो सकती है, क्योंकि हमारी जो है वो एक CSOs की स्टैंडिंग कमेटी, हमारा एक पोर्टल है दर्पण, उसमें मेरे ख्याल में 92,000 CSO जो है वो रजिस्टर्ड हैं, और मैं बाकी लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि उसमें वो रजिस्टर करें और उसमें हमें जो है वो अपने सुझाव भेजें। और मैं कोशिश करूँगा, अभी ये जैसे आपने सुझाव दिया है कि क्या इन जो हमारे जो रजिस्टर्ड हैं उनको हम किसी कैटेगरीज में बांध लें, आईकैन के साथ मिलकर भी ये काम हो सकता है कि वो कैटेगरीज बना लें और उनका हर एक कैटेगरी का एक उस अमुक केंद्रीय मंत्रालय से इंटरेक्शन कराया जा सकता है कि जिसमें भी लोग काम कर रहे हैं उसमें हो सकता है। बात इसमें बस एक और है बस रवि, वो ये कि अधिकतर काम जो हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स का होता है वो जमीन पर तो होता ही है, और इसलिए वो राज्य सरकारों से ज्यादा जुड़ा होता है। केंद्रीय जो मंत्रालय हैं उनका काम कुछ नीतिगत काम होता है, राज्य के जो मंत्रालय हैं उनका काम जो होता है वो भूमि पर जो ग्राउंड रियलिटी है उस पर काम करके उसको बदलने की बात होती है, तो वहां पर ज्यादा जुड़ा हुआ है। हमें जो सोचना चाहिए वो ये कि कैसे वो उस लेवल पर वो जुड़ सकते हैं, और उसके लिए जो मैंने पहले बात करी थी उसके लिए हमें काम करना चाहिए कि हर CSO को अगर हम अपनी 713 जिलों से जोड़ सकें और जिलाधीश के साथ उनका एक संपर्क बना सके। मान लीजिए जिलाधीश का जो दफ्तर होता है उसमें एक कमरा हो जाए जहाँ पर CSO जाके बैठ सके और जहाँ पर उनसे जो है वो जो उनसे कुछ जिला एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत होने लगे। और हो सकता है कि इस काम को हम शुरुआत जो है जो हमारी आकांक्षावादी जिले हैं उनसे शायद कर सकते हैं, या महाराष्ट्र में या किसी अमुक राज्य में कर सकते हैं, तो वो मेरे ख्याल में और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर उनको काम में फौरन जो है वो एक रास्ता दिख जाएगा कि कहाँ हमें करना है और उनको अपने काम का फल भी दिखने लगेगा साथ ही साथ। सर ज्योग्राफिकली उनको ऐसे जोड़ सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, और मे बी वर्टिकली जो SDGs के 69 इंडिकेटर्स और गोल्स आपने नीति आयोग ने निकाले हैं उनको एक अलाइनमेंट मिल जाएगा, तो वही साथ में आ जाएंगे, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के वो ऑफिसर्स के साथ अलाइन हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से काफी एक एनर्जी और डायरेक्शन वर्टिकली हम लोग केंद्रीय मंत्रालयों से कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली हम लोग जो है वो जिलों से कर सकते हैं, तो दोनों का एक अच्छा मैट्रिक्स बनने की संभावना है। थैंक यू सो मच सर। मैं आईकैन का एक थीम सॉन्ग है 1.5 मिनट का, वो मैं प्ले करूंगा और उसके बाद में हम आपसे फाइनल एक वर्ड लेंगे। मुश्किल है आन पड़ी ये कैसी कठिन घड़ी, सहमी सहमी जिंदगी। आई थिंक इसकी शेयरिंग स्टॉप हुई है, जस्ट अ सेकंड सर, एक शेयरिंग शायद स्टॉप हुई है। सुनना बंदगी मानवता है पुकार रही, दिखाए हम दरिया दिली। I can, you can, we can, India can, I can, you can, we can, India can। हम सब मिल जाए तो, मिलकर हाथ बटाए तो, टल जाएगी ये घड़ी, झूमेगी फिर से खुशी। आशा टूटे नहीं, हौसला रूठे नहीं, साथ ये छूटे नहीं, मंजिल दूर नहीं। मानवता है पुकार रही, दिखाए हम दरिया दिली। I can, you can, we can, India can। I can, you can, we can, India can। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। फाइनल वर्ड की इंडिया कैन, इंडिया मस्ट,
इंडिया शुड। और घड़ी एक नहीं है, हमारे आगे बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत घड़ियां हैं, तो इसलिए एक ही घड़ी को नहीं टालना है। हमारे पूरी जो है वो हमें समय परिवर्तन करना है, घड़ी नहीं करना है। तो इसके लिए हम सबको जुटे रहना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मेरी नई पीढ़ी है उसको एक जो आपके इस थीम सॉन्ग से जो आपका काम है उसे एक नई दिशा मिलेगी और एक समाज सेवा की भावना उसमें उसी प्रकार से जगेगी जैसे कि राष्ट्रीय आंदोलन के ज़माने में हमारे छात्रों में जगी थी। और हर एक व्यक्ति, हर एक जवान आदमी, हर एक जवान युवक और युवती उसमें ऐसे जुट गया था जैसे कि वो उसका खुद का काम हो, उसका अपना स्वार्थ हो। आज देश को बहुत लंबी सफ़र करना है और ऐसा सफ़र करना है कि जो अपनी यथार्थ से, अपनी ग्राउंड रियलिटी से जुड़ा हो। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो हमारी नई पीढ़ी का हो सकता है, हमारे युवक और युवतियों का हो सकता है। तो लेट्स मेक इट अ रियलिटी एंड लेट्स टेक अ vow that we not only can but we will, and we will continue to do this for going forward. बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। नवीन जी नमस्कार। आप चुपचाप सुन रहे थे।